कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग खेल पाओगे। नफरतें बढ़ गई हैं, मगर देश छोड़ने से नफरतें दूर नहीं होंगी। यूँ कह रहे हैं कि देश का माहौल जो हो रहा है देख नहीं रहे हैं आप। तो तरह तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बढ़ी है, पर इन तथाकथित नेताओं के कारण भारत की पहचान को धक्का लगता है। नमस्कार, टाइम्स लाइव नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। सवाल यह कि क्या देश में सचमुच मुसलमान खतरे में है, या फिर ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि 2024 चुनाव तक तुष्टीकरण की खेती हो सके। क्या देश में मोदी विरोध में देश विरोधी एजेंडा तैयार किया जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि देश की छवि को बदनाम करने वाला एजेंडा देश के अंदर से ही चल रहा है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने देश में मुसलमानों के लिए खतरा बताया है। सिद्दीकी का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को लंदन में ही रहने और वहीं की नागरिकता लेने की सलाह दे दी है। सिद्दीकी के मुताबिक देश का माहौल इतना ज्यादा खराब है कि उनके बच्चे इसे झेल नहीं पाएंगे। पहले सुनिए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा। मेरा एक बेटा है और एक बेटी। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये बात हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़ दो। आपने सुना अब्दुल बारी सिद्दीकी को। उनका टारगेट बिल्कुल साफ था, निशाने पर 2024 है, क्योंकि बिहार में सब कुछ उसी के हिसाब से साधा जा रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान पर सियासत भी अब तेज हो गई है। आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी भी सिद्दीकी के बयान में हाँ में हाँ मिला रही है, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुसलमानों में डर फैलाया जा रहा है। वहीं तमाम दलों का कहना है कि देश में रहकर ही नफरत मिटाएंगे। सुनिए क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अभी तक आई। स्थिति है, चाहे किसान को देख लीजिए, जवान को देख लीजिए, युवाओं को देख लीजिए, या देश की आर्थिक स्थिति देख लीजिए, या सीमा पर जहाँ तक अगर सुरक्षा की बात आएगी, अगर आर्मी ना हो वो तो हम आर्मी के जवानों को सल्यूट करते हैं कि वो खड़े हैं, लेकिन उन जवानों का क्या? हम तो पहले भी स्थिति को कहे, जो जवान खड़ा होगा वो 4 साल बाद क्या करेगा? यूँ कह रहे हैं कि देश का माहौल जो हो रहा है देख नहीं रहे हैं आप। 2 प्रांतों में जब वो हार जाती है तो उसका कोई न्यूज नहीं बनता है। पॉलिटिकल पार्टियों में बड़ा स्कोप बन गया है, एक पेशा बन गया है कि किसी भी धर्म के लोगों की भावना भड़का दो और आओ तुम हीरो हो। जुल्म तो तरह तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि देश ठीक हो और हम यहीं रहेंगे। नफरतें बढ़ गई हैं, मगर देश छोड़ने से नफरतें दूर नहीं होंगी। देश में रहकर आपने इस आग को बंद कर खत्म करना है। अगर आप देश में रहकर इस आग को खत्म नहीं कर सकते तो फिर आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं महत्व करते हैं, लेकिन जब तूफान आते हैं तो उसकी हवाएं तो पहुंचती है। गर्म है, कहीं आग लगाए तो गर्म हवाएं चलती है, तो गर्मी तो बदन को लगती है, लेकिन हर आदमी का रिएक्शन का अलग अलग तरीका होता है। उन्होंने अपने हिसाब से कहा, लेकिन मेरा उनसे ये कहना है बड़े के हिसाब से, क्या आप कह रहे हैं लंदन में रह जाओ? लंदन में क्या लोग सुरक्षित हैं? लंदन में क्या बम नहीं फट रहे हैं? लंदन में क्या बच्चे जो है स्कूलों में जाके गोलियां मारने? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता कभी। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बढ़ी है, पर इन तथाकथित नेताओं के कारण भारत की पहचान को धक्का लगता है। और मैं तो कहूँगा, अब वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम
इस तरह के बयान देकर भारत का अपमान मत कीजिए। और भारत की जनता पूरी तरह से सुरक्षित है। ये जो अवार्ड वापसी वाले ग्रुप है ना, ये उसी के तथाकथित लोग हैं जिनको इस देश की मिट्टी के सुगंध से मतलब नहीं है, इस मिट्टी के सम्मान से मतलब नहीं है। अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए लोग काम करते हैं। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तू भी यहाँ मैं भी यहाँ, हमने रहना है भी यहाँ। आपने बयान सुना, प्रतिक्रियाएं सुनी, फारूक अब्दुल्ला को आपने गाना गाते हुए भी सुन लिया। जिन लोगों को भारत में मुसलमान असुरक्षित लगते हैं, उन्हें मैं सबसे पहले कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। अभी इसी महीने अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत की तारीफ की गई है। अमेरिका ने चिंताजनक देशों की सूची में भारत को शामिल नहीं किया। अमेरिका ने चिंताजनक देशों की लिस्ट जारी की, जिसमें पाकिस्तान, चीन समेत 12 देश शामिल हैं, जबकि भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इस रिपोर्ट में बताया गया। वहीं हाल ही में ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट भी जारी की गई थी, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बेहतर अगर किसी मुल्क को बताया गया तो वो हिंदुस्तान है, यानी भारत को पहले नंबर पर रखा गया। ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट में भारत के मॉडल की तारीफ की गई है, लेकिन एजेंडा चलाने वालों के लिए भारत में मुसलमान खतरे में। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर बवाल मचा तो उन्होंने सफाई दी और कहा कि आज की सियासत के संदर्भ में उन्होंने ये बयान दिया। हालांकि सिद्दीकी ने माफी मांगने की बात भी कही। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमने कहा कि घृणा द्वेष की राजनीति करने वाले पर समझे कि नहीं, थोड़ा उनको हम जानते थे कि उनका अब हमारी बात का जवाब बात से नहीं दे रहे हैं, नीति सिद्धांत से नहीं दे रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि कौन हमको कह रहा है कि इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हमारा भावार्थ बहस का है, और अगर मेरे बयान से किसी को दुख पहुंचता है तो सॉरी। आपने बयान सुना, उसके बाद सफाई भी सुनी, लेकिन सवाल है कि क्या आप अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश को अपमानित करेंगे? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए आप देश के सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, चोट पहुंचाएंगे? और सवाल यह भी है कि क्या यह असहिष्णु गैंग फिर से एक्टिव हो रहा है देश में? ऐसे में उन सवालों पर सबसे पहले नजर जिनके इर्द गिर्द आज की बहस आगे बढ़ेगी। आज के सवाल है 2024 की ऐसी घबराहट के खतरे में देश का मुसलमान, ऐसा बताया जा रहा है। सवाल यह भी कि हिंदुस्तान में मुसलमान डरे या फिर हिंदू खतरे में है। सवाल यह भी है कि मुसलमानों को डराने वाला एजेंडा, देश विरोधी ये प्रोपेगेंडा कैसे है? सवाल तो यह भी है कि नरेंद्र मोदी का नाम बदनाम करने से क्या वोट मिलेगा, और क्या इसीलिए यह सब कुछ प्लॉट तैयार किया जा रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ विनोद शर्मा जी जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार मुफ्ती शमून कासमी है, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। चितरंजन गगन जी हैं, आरजेडी के नेता। आतिकुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। अजय वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस नेता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले चितरंजन जी, मैं आपके पास आता हूं, जरा समझाइए सर, कैसे मुसलमान असुरक्षित है और कैसे इस मुसलमान को इस देश में नहीं रहना चाहिए? नहीं, देखिए, जिस संदर्भ में सिद्दीकी साहब ने बातें कही, उस संदर्भ को गलत ढंग से व्याख्या की जा रही है। आज जो देश में माहौल बनाया जा रहा है, जिस ढंग से नफरत और घृणा की राजनीति हो रही है इस देश में, रंग को भी राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। जिस ढंग से जो संवैधानिक अधिकार लोगों को मिला हुआ है, उस पर भी हमला हो रहा है। आप कुछ अगर बोलते हैं सरकार के खिलाफ में अगर बोलते हैं तो आपको राष्ट्रद्रोही बता दिया जाता है। नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहनावा से, तो जहां पहनावा से, नाम से, इन सब चीजों से जहां लोगों को आइडेंटिटी मिलती हो, पहचान मिलता हो, तो ऐसे जो नफरत और घृणा की राजनीति जो हो रही है, जो माहौल देश में बनाया जा रहा है, उसी को एक दर्द के रूप में सिद्दीकी साहब ने बयान किया है। संदर्भ की बात नहीं है, अभिव्यक्ति है। चितरंजन जी, ये संदर्भ की बातचीत नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, मैंने अपने बेटे बेटियों को कह दिया है, लंदन में रहो, कोशिश करो वहीं की नागरिकता मिल जाए, यहां को झेल नहीं पाओगे, ये देश रहने लायक नहीं है। क्या पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं सर? नहीं, सवाल यह है कि उन्होंने किस संदर्भ में, आप केवल
बयान को देख रहे हैं, बयान को किस संदर्भ में उन्होंने बयान ही दिया, देखेंगे ना किस सर, संदर्भ में उन्होंने ये बातें को रखी, बयान ही देखेंगे ना सर। सच्चाई अगर वोटर्स के बीच में उनका ये बयान जाता है, बिहार और देश के मुसलमानों के बीच में उनका बयान जाता है, तो क्या मैसेज आएगा? अब सरकार यही मैसेज देने की कोशिश है ना कि मुसलमान खतरे में है, सकते हैं, बीजेपी के रहते, मोदी के रहते, इसीलिए 2024 से पहले समझ जाओ, 2 साल पहले चेतावनी दे रहे हैं। नहीं, मोदी कोई फैक्टर नहीं है, मोदी को फैक्टर आप लोग मीडिया उसको मोदी का फैक्टर बना रहा है। नहीं, मोदी का मीडिया कहां थ्रेट बनाता है सर? आप लोग मोदी के नाम पर डराते हैं। अरे आप लोग मोदी के नाम पर डराते हैं देश के मुसलमानों को, आप लोग बीजेपी के नाम पर डराते हैं देश के मुसलमानों को। चुनावी रैलियों में मंचों से ये बातें कही जाती है हम डराते हैं कि बीजेपी आ गई तो मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेगा। नहीं, भरम में है, वे जो है इसको मुद्दा बना रहे हैं, वे इसको मुद्दा बना रहे हैं। यह सच्चाई है कि नहीं है कि आज हर नहीं आप बोले और कोई मुद्दा भी ना बनाया सर इसे, अभी जो आप बोले और इसे मुद्दा भी ना बनाया जाए, उस पर आप चर्चा नहीं कीजिएगा कि पाकिस्तान चले जाए। हाँ, ये कहिए ना कि मिर्ची इसलिए लगी है, सुनिए चितरंजन जी, ये कहिए सर कि मिर्ची इसलिए लगी है, दिक्कत इसलिए है क्योंकि इस बयान को मीडिया ने उठा लिया है, क्योंकि इस बयान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चलिए मैं आता हूं आपके पास, मैं एक टिप्पणी सबसे ले लूं, फिर मैं डिबेट ओपन करूंगा। विनोद शर्मा जी, पहले से ही 2 साल पहले से माहौल बन रहा है बीजेपी मोदी के खिलाफ, 2024 की लड़ाई है, आपको लगता है? आपको जो सुना रहे हैं इनका सिद्दीकी जी बहुत ही अच्छे इंसान है, इसमें 2 राय नहीं है। 40 वर्षों तक बिहार में सरकार में रहे हैं, मंत्री पद पर लगातार रहे हैं, लेकिन राजद ने इन्हें हरवा दिया था विधायक में, जैसा कि इन्होंने ही आरोप लगाया था, और लगातार अवसाद में जा रहे हैं, कहीं कहीं टेंशन में है। विनोद जी के बयान से लगता है कि राजद के जो प्रताड़ना उससे प्रताड़ित होकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। और भारतीय जो जानते हैं कि भारत में हर व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सबको समान अधिकार है। आज जो भी योजनाएं भारत सरकार की चल रही है, 80 करोड़ जनता को जो भी अनाज योजना, किसी जाति धर्म को हमने नहीं देखा, सबको घर घर तक पहुंचाया। अभी जो कोरोना का डोज है, सुई, कौन ऐसा व्यक्ति कह सकता है भारत में नहीं मिला? सबको प्राथमिकता के साथ, चाहे किसी संप्रदाय के लोग हों, जितना समानता आज के दिन में आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में है, कभी भी नहीं हुआ है। कहाँ दंगे हुए हैं बता दे। बिहार में ही मैं बात कर लूं, लालू जी के राज में दर्जनों दंगे हुए, छोटे बड़े दर्जनों से ज्यादा, लगातार छोटे छोटे दंगे होते रहते थे। हमारी सरकार में, जब भाजपा सरकार में थी, कभी एक दंगे बिहार में नहीं हुए। और भारत तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि सबको बराबर का हक है, सबको हम अवसर देंगे बढ़ने का, और उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि सिद्दीकी जी कहीं न कहीं काफी अवसाद में आए हैं। वो जान रहे हैं कि राजद अब कुछ नहीं करने वाला है। राजद ने प्रदेश में भी नाम चलाया था, अध्यक्ष का नहीं बनाया, राज्यसभा चाहते थे नहीं दिया, एमपी का टिकट नहीं दिया, विधायक में हरा दिया। इन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया था अपने जिला पर। मैं समझ गया आपकी बातें समझ गया। चितरंजन जी, सर जब डिबेट ओपन होगा या फिर आपका नाम लिया जाएगा तब अपनी बात रखिएगा सर। ये शुरुआती दौर है, मैं नहीं चाहता हूं कि शुरुआती दौर में गेस्ट आपस में उलझे। ठीक है विनोद जी, मैं आपकी बातें समझ गया, डराने की कोशिश हो रही है। आतिकुर रहमान साहब, सवाल यह है कि डर की दुकान कब बंद होगी? कब तक मुस्लिमों को मूर्ख बनाते रहेंगे नेता? राकेश जी, ये जो कुछ भी इन्होंने कहा है सिद्दीकी साहब ने, वैसे तो देखिए मैं सेडिशन लॉ के बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन मैं समझता हूं अगर कहीं देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए तो वो सिद्दीकी साहब पे चलना चाहिए। इस तरह का भद्र मजाक जनता के साथ में, और वो भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हुए, एक आम अगर आदमी बोलता है तो भी बात समझ में आती है। लेकिन ये जो कि अपने आप को इलेक्शन में रिप्रेजेंट अपने आप को करते हैं पब्लिक के सामने, मैं तो कहता हूं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को इनके घरों के सामने धरना देना चाहिए। और किस तरह से इन्होंने पैसा पब्लिक का लूटा है, जो अपने बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा के, और इतनी देशद्रोह जैसी बात करना, अपने ही मुल्क के साथ में बगावत करना इस अंदाज के अंदर। राकेश जी, कोई मुसलमान कभी ना किसी से डरता है और ना अपने मुल्क को छोड़ के जाना चाहता है। मैं चितरंजन जी को कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में कोई अनचाहा व्यक्ति आ जाता है तो क्या आप घर छोड़ के भागते हैं या आप उसकी सुरक्षा करते हैं? अरे आप लड़िए, आप जूझिए, आपके हाथ में संविधान है, आपके हाथ में जी। अगर कोई ऐसी चीज जो कि आप नहीं चाहते हो, नहीं, अभी आपने कहा कोई अनचाहा व्यक्ति आ जाता है, जो हमारे घर में, समझाइए सर, ये अनचाहा व्यक्ति कौन है? यस,
हाँ, अब ये पॉइंट की बात है राकेश जी कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने 2014 में आने के बाद में संविधान की धज्जियां उड़ाना शुरू की, जिस तरह से आरबीआई के गवर्नर्स इनको छोड़ के भाग गए, जिस तरह से मैं कम्युनल एजेंडा नहीं चला रहा हूं, मैं मुसलमानों की हत्या, लिंचिंग, ये सब बातें करना ही नहीं चाहता हूं। नहीं मुद्दा मैं चाहता हूं आतिकुर रहमान जी आरबीआई के गवर्नर रुके चले गए, कौन था, मैं इस पर आज चर्चा नहीं कर रहा हूं सर। आतिकुर रहमान जी, सीधा सा सवाल है कि क्या ये देश मुसलमानों के लिए सुरक्षित है? क्या यहाँ पर मुसलमान सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल और क्या नहीं। जिस तरह से फारूक साहब शायद गाना गा रहे थे, उसी तरह से हर मुसलमान के दिल में इस देश की रूह बसती है, और अपनी रूह से अगर कोई जाना चाहता है तो उसकी मौत हो जाती है राकेश जी। ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है अनचाहा होना? नहीं। हाँ, तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाइए ना। ये विधायक है ना, ये एमपी या एमएलए रह चुके हैं ना। आप ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेचर बीजेपी से लड़िए। इनकी बीजेपी के अनसंवैधानिक जो कदम उन्होंने उठाए हैं उससे नहीं, मुसलमानों के लिए क्या गलत कर दिया सर? के दायरे में क्यों मुसलमानों को डराया जा रहा है बीजेपी और मोदी के नाम पर 2 साल पहले आम चुनाव के? वेरी गुड क्वेश्चन राकेश जी, वेरी गुड क्वेश्चन राकेश जी। राकेश जी, जब देश की नौकरियां छिनती हैं तो इसमें हिंदू मुसलमान दोनों पिसते हैं। मुसलमानों का मुद्दा ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों को नौकरियां मिल मतलब जाएंगी बीजेपी मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं किया ना? हाँ बोलिए फिर। मोदी सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। नहीं मैं मोदी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज को ताक पे रखा। मैं जो पूछ रहा हूं उसका सीधा सा जवाब दीजिए। जो मुसलमानों के लिए मोदी सरकार और बीजेपी ने कुछ गलत किया इसलिए कि वो मुसलमान है? इसका ये मतलब नहीं है कि ये बोला जाए कि हम सब फॉरेन भाग जाएंगे। नहीं आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। कतई नहीं निकालना चाहिए मुसलमानों को। सवाल ये नहीं है। बीजेपी सरकार से यहाँ रह के संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है। मुफ्ती शमीम कासमी, ये बार बार डर की दुकान, असहिष्णु गैंग, मुसलमान डरे हैं, मुसलमान खतरे में है, डर गैंग फिर सामने आ चुका है, फिर डराने की बात, डरने की बात। 70 सालों से यही काम अंजाम दे रहे हैं ये मीडिएटर लोग, और इन मीडिएटरों ने पूरी कम्युनिटी को इस तरह से डराया और उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। आप एक लंबा अरसा होता है, 54 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, और ये सब वहीं से उन्हीं के थैले के चट्टे बट्टे हैं कि जिस तरह से मुसलमानों को इन्होंने डराया और कहा कि बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हारी नागरिकता खत्म कर देगी, तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, तो उन्हें वोट बैंक बना करके खुद तो इनके बच्चे अमेरिका में पहुंच गए, और मुसलमानों के जो आम बच्चे हैं वो यहां भी अच्छी एजुकेशन नहीं ले सके। आज अगर एक सरकार आती है और बगैर भेदभाव के काम करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम करती है, तो इन्हें दर्द हो रहा है कि अब मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ेगा, और जब वो मुख्य धारा से जुड़ेगा तो इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? नहीं, और तो अपने बच्चों को विदेश भेज देंगे पढ़ाने के लिए, और यहाँ पर मदरसों में जब मॉडर्न शिक्षा की बात आएगी तो उसका विरोध करेंगे कि मुसलमानों के लिए खतरा है। कासमी साहब, इसीलिए कि ताकि ये मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके ये अपने पैरों पे खड़े ना हो जाएं। तो आज अगर सरकार बगैर भेदभाव के, खाद्य सामग्री में कोई भेदभाव नहीं है, विकास की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये तो शांति का माहौल है, उसमें हमारे बच्चे यूपीएससी तक को क्लियर कर रहे हैं। ठीक, तो ये शांत माहौल का असर है कि वो नेट में भी जा रहे हैं, नीट में भी जा रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं। तो आज मैं समझता हूँ ऐसे ही राष्ट्र को समर्पित सरकार होनी चाहिए जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर। ठीक है कासमी साहब, फिर मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। अजय वर्मा जी, डराने की कोशिश कांग्रेस ने भी गुजरात में बहुत की थी। क्या हुआ था सर? आपके 3 विधायकों, प्रत्याशियों ने कहा था मुसलमान ही देश को बचा सकते हैं, मुसलमान अल्लाह है, वही माता पिता है। अब एक बार फिर से देखिए, आप लोग नहीं कर रहे, लेकिन बिहार में कोशिश शुरू हो गई है। दबी जुबान में और दूसरे राज्यों में ऐसी सुगबुगाहट है, डराकर ही वोट मिलेगा क्या? राकेश जी, ये देश जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का देश है, 140 करोड़ लोग हैं, और यहाँ लोकतंत्र है,
और उस लोकतंत्र में बहुत सारे बड़े चैनल हैं, उसमें आप न्यूज एंकर में पीएचडी डिलीट हो सकते हैं, ये मैंने माना। खूबसूरती के अंदाज से आप बात रखते हैं। और लेकिन यहाँ आपने विभिन्न, मेरे साथी बैठे थे, विभिन्न मुस्लिम धर्म गुरु भी थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी थे, पत्रकार भी हैं, अपना अपना विचार रख रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ, अगर ये जो भी बारी साहब हैं तो ये बताएंगे इन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बात कही कि भाई आखिर यहाँ से छोड़ के चले जाए, इनके बच्चे मारे हैं। लेकिन अभी इस लोकसभा में संसद में चल रही थी, कार्यकाल के दौरान जब पूछा गया तो पता चला था कि 12 लाख कुछ लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है? और सबसे ज्यादा लोगों ने जो छोड़ा है 2021-22 में। अजय वर्मा सुनिए ना सर, सवाल का जवाब नहीं देने का सबसे बेहतर तरीका जानते हैं क्या है? जो आप कर रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं। जो लोग इस देश को छोड़कर गए, नागरिकता छोड़कर गए, प्रोफेशनल वजहों से भी लोग देश के बाहर जाते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं जो प्रवासी के तौर पर जाकर अमेरिका और दूसरे देशों में काम करते हैं। सवाल को घुमाइए मत सर प्लीज, एकदम सवाल को मत घुमाइए अजय वर्मा। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था, और दूसरी बात यह कि यहाँ पर सवाल पूछने का काम मेरा है, जवाब देने के लिए आपको बुलाया है सर। इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभाइए, जवाब दीजिए। पब्लिक लाइफ में आप है, पॉलिटिकल पार्टी से जवाब देंगे आपकी ज्यादा है सर। जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको बताऊंगा फैक्ट्स के साथ, वो आपको सुनने पड़ेंगे। नहीं, पहले आप जवाब दीजिए, फैक्ट बाद में दीजिएगा सर। सुनो, पहले आप जवाब दीजिए सर, फैक्ट बाद में दीजिएगा। आपके 3 नेताओं ने कहिए तो नाम बता दूंगा। गुजरात में किस तरीके से मुसलमानों के नाम पर डराया था, कितनी सीटें मिली सर? बात सुन लीजिए, कितनी सीटें मिली गुजरात में? यानी प्रवक्ता कह रहे थे, मैं यही बात तो मैं भी कहता हूँ कि हमने 80 लाख 80 करोड़ 85 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। यही तो जिले इलाई देश के राजा चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को केवल रोटी पे आश्रित कर दो, 4 से 10 लोगों को सारा संसाधन सौंप दो, ताकि लोग नहीं बोल सके और हम लंबी सत्ता कर सके। नहीं, आप जवाब देंगे ही नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। यहाँ सबको फ्रीडम, अरे बताइए ना, मुसलमान असुरक्षित कैसे है? और फ्रीडम ऑफ लिविंग है। आपको लगता है अजय वर्मा कि इस देश में मुसलमान असुरक्षित है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, या हिंदू भी असुरक्षित है, या बहन बेटी भी असुरक्षित है। मुसलमान की तो छोड़ दीजिए, 30 स्टेटों में एक भी चीफ मिनिस्टर मुस्लिम नहीं है। 545 सांसदों में एकदम प्रोपेगेंडा मत खेलिए अजय वर्मा, प्रोपेगेंडा मत खेलिए। मुसलमान सांसद इस देश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जनता अपने वोटों से तय करती है। नया पाठ्यक्रम हिंदुस्तान, जनता अपने वोटों से तय करती है सर। और यहाँ पर कोई पार्टी, कोई परिवार नहीं तय करता है। एक बात अजय वर्मा मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, एकदम जिम्मेदारी से बयान दिया करिए सर। अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चलिए ठीक है, नहीं आप जवाब नहीं देंगे, ठीक है हर्षवर्धन जी, ठीक है सर, ठीक है, आप नहीं जवाब देंगे, आपकी पुरानी आदत है, क्योंकि जवाब आपके पास है नहीं। हर्षवर्धन जी, सवाल तो यह है कि कभी डर की दुकान बंद होगी? क्या हम कभी संतुष्ट करवा पाएंगे कि इस देश में सभी सुरक्षित हैं, सभी को बराबर हक है, या फिर पार्टियां यूं ही डराती रहेंगी? नहीं राकेश जी, सबसे पहले तो ये कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो मेरे ध्यान में है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, तो लगातार खारिज हो रहे हैं। सांसद मुझे ध्यान में है कि 2019 में लड़े थे, हार गए, फिर शायद विधायक भी हार गए, अब किसी स्थिति में है नहीं। तो जब लोकतांत्रिक तौर पर खारिज होता हुआ व्यक्ति कहता है कि अब रहने लायक देश नहीं बचा, और उसमें वो कोई कम्युनल एंगल या कोई और एंगल या कोई आंकड़ा उठाकर बात करने की कोशिश करता है, तो बहुत साफ दिखता है कि आपकी अपनी निजी दुकान चलना बंद हो गई, आपके ऊपर लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया, तो आप देश को ही कमजोर करने को, देश में ही जहर फैलाने के लिए इस तरह की बेबुनियाद, स्तरहीन, शर्मनाक बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए अब्दुल बारी सिद्दीकी को। ठीक है, चलिए अब आप आ जाइए। चित्ररंजन जी, आप क्या बोलना चाहते थे, अपना जवाब जरूर रखिए, लेकिन उसके साथ में एक सवाल ऐड कर देता हूं। सुन लीजिए सर, पूरी बात सुन लिया करिए सर। डिबेट में एंकर का पूरी बात सुन लेते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं सर। हर्षवर्धन जी की बात का जवाब दीजिएगा, और फिर उसके बाद सवाल उसमें यह है कि क्या जो डर गैंग चल रहा था, बार बार ये डर गैंग निकल कर आता है, कभी हामिद अंसारी के तौर पर, कभी नसीरुद्दीन शाह के तौर पर, कभी किसी और नाम के तौर पर, सबको डर लगने लगता है सर रुक रुक कर, समय और सहूलियत के हिसाब से। तो क्या डर गैंग के नए प्रवक्ता हैं आपके नेता? नहीं, डर गैंग की पहली बात तो जो है सो अभी जो कह रहे थे कि यहाँ बिहार की बात, बिहार के संदर्भ में उन्होंने बात नहीं कही है, देश के संदर्भ में पूरे बात हमने की। क्या हो रहा है दिखाई नहीं पड़ रहा है लोगों को, क्या हो रहा है? कहा कि एक रंग को लेकर, अरे क्या हो रहा है दिखाइए ना सर। उस फिल्म का स्टार जो है सो मुसलमान है, क्या हो रहा है दिखाइए ना। मुफ्ती शमूम कासमी साहब इस पैनल पर मुसलमान है, आतिकुर रहमान मुसलमान है, पूछिए ना उनसे,
क्या इस देश में उनको रहने से कोई रोक रहा? उनके घर पर आकर उन्हें कोई धमकी देता है, उन्हें डराता है, कहता है देश छोड़कर चले जाओ? अगर कोई है तो इस गलतफहमी में कोई है, लेकिन उन्होंने दर्द बयां किया है, दर्द की अभिव्यक्ति है वो। अरे कैसे डर लग गया उनको, मुझे समझाइए। अब्दुल बारी सिद्दीकी को किसने डराया? डाइवर्ट करने की बात नहीं है कीजिए यहाँ पर। किस संदर्भ में उन्होंने कहा, सच्चाई है कि नहीं है बताइए। अभी मैं एक तस्वीर सुन लीजिए, मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, एक तस्वीर सुन लीजिए। चितरंजन जी सुन लीजिए सर, चितरंजन जी सुन लीजिए, एक तस्वीर दिखाता हूँ सर आपको। सानिया मिर्जा, आपने नाम सुना है सर? बढ़िया से जानते हैं। कौन है सानिया मिर्जा? सानिया मिर्जा खिलाड़ी है, कौन नहीं जानता? ना, जानकारी थोड़ा और दुरुस्त करिए सर। एक सानिया मिर्जा खिलाड़ी है, टेनिस स्टार, एक दूसरे सानिया मिर्जा की तस्वीर देखिए, सुन लीजिए सर। एक और सानिया मिर्जा की तस्वीर देखिए, टेलीविजन स्क्रीन पर है, मिर्जापुर की है। जानते हैं इनकी क्या उपलब्धि है? नहीं जानते होंगे, मैं बता रहा हूं। इन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया है, 27 तारीख को एनडीए ज्वाइन कर रही हैं। पहली, देश की पहली, कान खोलकर सुनिएगा, देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट के तौर पर लड़ाकू विमान उड़ाएंगी। देश की पहली मुस्लिम महिला। किस शासनकाल में, किस मुंह से आप कह रहे हैं कि इस देश मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है, या फिर इस देश में मुसलमानों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा? क्या हुआ? नहीं, आप गुजरात भूल गए, या तो आप नहीं, या सानिया मिर्जा को आप सामने ला रहे हैं। नुसरत बानो के साथ क्या हुआ? कौन सा? कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ? कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ? कमलेश तिवारी के साथ क्या हुआ? क्या उसके साथ हुआ? सर तन से जुदा के नारे किसने लगाए? सर तन से जुदा के नारे किसने लगाए? और एक बात और बता दूं, एक बात और जानकारी दुरुस्त करिए, एक और जानकारी दुरुस्त करिए। सुनिए, थोड़ा सा पढ़कर आया करिए सर, थोड़ा सा पढ़कर आया करिए चितरंजन साहब, एक और जानकारी दुरुस्त करिए। कन्हैया लाल हत्याकांड, पुलिस ने कल चार्जशीट दाखिल कर दी है। मालूम है उस चार्जशीट में 2 लोग कौन है? पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान कराची के रहने वाले 2 लोग हैं सर। सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी इस देश के खिलाफ। आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन हिंदुस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है। पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है, मैं नहीं आइडेंटिफाई कर रहा हूं। पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है, पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है। कहिए तो नाम बताऊं उनके। नहीं, यह जो देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का जो ये सुनिए, हाँ मैं देशभक्त हूं, मैं राष्ट्रभक्ति में लीन हूं, और इसीलिए हमने इस शो का नाम राष्ट्रवाद रखा है। यहां राष्ट्र के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। एक बात कान खोलकर सुनिए, सलमान, अबू इब्राहिम, ये उन 2 लड़कों के नाम है जिनका नाम पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है सर। दोनों पाकिस्तान के कराची के रहने वाले हैं। कन्हैया लाल हत्याकांड में इनका नाम आया है, जिनका सिर तन से जुदा किया गया था राजस्थान में। नहीं, यह बताइए पहले कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी लाल किला से घोषणा कर रहे थे कि जो है सो महिलाओं के अपमान को नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नहीं, अभी मुसलमानों की बात हो रही है सर, टिके रहिए इस पर, एकदम टिके रहिए, एकदम टिके रहिए। इस राष्ट्र में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और उन लोगों को ठीक है। विनोद जी आप कुछ बोल रहे थे, फिर मैं बारी बारी सभी मेहमानों के पास आता हूँ। इनको इतनी जानकारी देना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये देश, इस देश में प्रोपेगेंडा बिल्कुल नहीं चलेगा। विनोद शर्मा जी। चितरंजन गगन जी को बताना चाहता हूं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी लगातार मंत्री रहे। कांग्रेस शासन काल में भागलपुर दंगा विश्व का सबसे बड़ा दंगा हुआ, जहां खेतों में लाश मिले कोबी के नीचे, जिसमें राजद के लोग शामिल थे, सारी लोग दुनिया जानती है। लेकिन कभी बारी जी ने नहीं कहा कि भारत और बिहार रहने लायक नहीं है। मुसलमानों में सबसे बड़ा दंगा आज तक हुआ था देश में कांग्रेस शासन काल में, और उस कांग्रेस के साथ अभी भी राजद सरकार चला रही। क्या बात करते हैं, यही भारत और बिहार है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी खुद कहते हैं कि हम अंडा बेचते थे, अंडा बेचने वाला आदमी लगातार मंत्री रहा बिहार में, उसका बेटा और बेटी अमेरिका में पढ़ता हो और इस तरह की बात करता हो, इससे बड़ी शर्मनाक बातें होगी। और शर्मनाक बातें राजद के नेता कर रहे हैं, इनको भी कुछ नहीं मिला। ये भी कल बोलेंगे भारत रहने लायक नहीं है, इनको भी चितरंजन गगन जी प्रताड़ित हो रहे हैं राजद में, लंबे समय से है, लेकिन कुछ नहीं दे रहा है। और वही बात सिद्दीकी जी लगातार अभी कुर्सी से उतर गए हैं तो इस तरह की बात कर रहे हैं। अंडा बेचने वाला आदमी 15 साल मुख्यमंत्री रहा बिहार में, सीनियर मंत्री, उनका बेटा देश विदेश में पढ़ रहा है, उसके बाद इस तरह की बात करते हैं। भागलपुर दंगे पर आपका क्या कहना है, हमको बताइए। भागलपुर दंगे पर एक शब्द बोला राजद के लोगों ने
या दर्द और कभी बोला मोदी को है। भागलपुर दंगे के बारे में एक शब्द नहीं बोला, क्या किया आपने? आप कांग्रेस के साथ क्यों हैं? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। विनोद शर्मा जी और चितरंजन जी, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। चितरंजन जी, आरजेडी के शासनकाल में कितने दंगे हुए उसको गिरवाया विनोद शर्मा जी ने, लेकिन सर आपके पास जवाब नहीं है। अतिकुर रहमान साहब, ठीक है सर, सुन लीजिए, हो गया सर, बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए, बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए। अजय जी मैं आता हूं, पहले अतिकुर रहमान साहब के पास जाऊंगा। और एक चीज मैं और दुरुस्त कर दूं, फैक्ट जो मैं कह रहा था, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, वो एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है चितरंजन साहब, जिनमें 2 पाकिस्तानी नागरिकों के नाम है, कराची के रहने वाले हैं, और इनका नाम है सलमान और अबू इब्राहिम। ये एनआईए की चार्जशीट है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अतिकुर रहमान साहब, इस देश में एक अंडा बेचने वाला शख्स मंत्री बन जाता है, लंबे समय तक शासनकाल में रह जाता है। सानिया मिर्जा, एक सिर्फ टेनिस स्टार को लोग जानते थे, एक सानिया मिर्जा अब इस देश में लड़ाकू विमान उड़ाएंगी सर। 27 तारीख को इंडिया ज्वाइन कर रही है। कुछ राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन क्या इस देश को हम बदनाम करेंगे? मोदी को बदनाम करके वोट हासिल करेंगे और इसीलिए बताएंगे कि यह देश सर मुसलमानों के लिए बुरा है? मत रहिए इस देश में। राकेश जी, इन चीजों का खुलासा होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी चीज की आलोचना कर रहे हैं, बेशक आपने जो अचीवमेंट्स आपको गिना है, ये अचीवमेंट्स दुगने तिगने 10 टाइम ज्यादा हो सकते थे। अगर हम सरकार से सवाल कर रहे हैं कि भाई संवैधानिक चीजों को ठीक ठाक करें, अगर हम चीज कर रहे हैं, एक ऐसा डिमांड कर रहे हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज को और ज्यादा सक्षम बनाना चाहिए, तो ये सरकार की आलोचना है। ये सरकार की आलोचना करिए ना सर, मैं कह रहा हूं सरकार की आलोचना करिए, दूसरी भेजिए, सड़कों पर उतरिए, विरोध प्रदर्शन करिए, या फिर कह देंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान नहीं है, बेटे बेटी मेरे देश के बाहर रहो, लंदन में रह जाओ, वहीं की नागरिकता ले लो। बिल्कुल सही। नहीं राकेश जी, ये इनका सिद्दीकी साहब का ये कहना एक चीज को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि हमारे नेता, और खास तौर से हमारे मुस्लिम नेता, खास तौर से चित्रन जी प्लीज, खास तौर से हमारे मुस्लिम नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि आपने अपने आप को पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बना के सिर्फ अपनी झोली भरी है, कौम का भला नहीं किया है आप लोगों ने। अगर कौम का भला किया होता तो सिर्फ आपके बच्चे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नहीं होते, बल्कि हर घर का बच्चा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में होता, या हमारे यहाँ आईएम और आईआईटीज खुले होते। ये आपने जनता का पैसा लूटकर अपनी झोलियां और अपनी रोटी सेक कर कौम को आज इस नौबत पे पहुंचा दिया है। बहुत अच्छी बात अतिकुर रहमान साहब, आज मैं आपकी एक एक बात से सहमत हूं सर, आज मैं आपकी किसी बात का विरोध नहीं कर रहा। अब अजय वर्मा आप कुछ कह रहे हैं, आप आ जाइए, लेकिन मैं आपको गिनवा देता हूं सर। एक अकेले नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं है। हामिद अंसारी ने क्या कहा था, फारूक अब्दुल्ला आज गाना गा रहे थे, लेकिन एक वक्त वो कह रहे थे कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है सर, मुस्लिम डरने लगे हैं। आमिर खान की पत्नी ने क्या था, शाहरुख खान ने कभी कहा था, नसरुद्दीन शाह, मुनव्वर राणा, जावेद जाफरी, ओवैसी, दर्जन भर की फहरिस्त है सर। बोलिए। देखिए, शाहरुख खान की पिक्चर के ऊपर दीपिका पादुकोण की एक ड्रेस पे विवाद है। आप बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की वो राम लिखी हुई ड्रेस नहीं देखेंगे, मजाक भद्दा बना के रख दिया। आप इनके जो बीजेपी के एमपी हैं जो गोरखपुर से, दोनों इनके नहीं देखेंगे, कितना भद्दा मजाक बना के रख दिया है। लेकिन आप ये चुकिए के जाए, अभी बीजेपी के एक IT सेल के एजेंडा चला रहे थे गोधरा, इन्हें गोधरे देंगे कि नहीं पता कि हिरेन पांडा गृह मंत्री की हत्या हुई थी और जस्टिस लोहा की आत्मा को आत्मिक शांति नहीं मिली है और 139 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन झूठ। अजय वर्मा सुन लीजिए सर, मैं गुजरात दंगों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं सर, देश ने उस पर बहुत बहस की है, मीडिया में बहुत बहस हुई है, ना तो मैं गोधरा पर चर्चा कर रहा हूं सर, और गोधरा पर मैंने सवाल पूछने शुरू कर दिए तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इसी में जो जवाब पूछ रहा हूं, सिर्फ जो सवाल पूछ रहा हूं सर उसका जवाब दीजिए सर। क्यों डरा रहे हैं मुसलमानों को सर? भारत का संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार देता है, लेकिन बीजेपी ने गुजरात में कितने मुस्लिम एमएलए को टिकट दिया है? सबका राज सबका विकास नहीं है, ये सबका साथ बीजेपी का विकास। अरे जो जहां से जीत सकता है, पार्टी का अपना विश्लेषण होता है। अब मैं आपकी पर्टिकुलर एक सीट को लेकर पूछूं कि यहां से आपने मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया, ये कोई सवाल है क्या?
ये विश्लेषण नहीं होता, ये पॉलिटिकल एजेंडा इंडेक्स देश में केवल बांटने के लिए, नफरत को फैलाने के लिए हम लोग भारत चितरंजन जी, आप अपनी पार्टी में सर जाकर पूछिएगा और ये प्रस्ताव दे दीजिएगा कि आरजेडी अपनी सभी सीटों पर सिर्फ मुस्लिमों को टिकट दे, बाकी किसी को टिकट ना दे। मुस्लिमों के सबसे बड़े आप झंडा बरदार है तो इलॉजिकल बात मत किया करिए। अजय वर्मा जी जल्दी अपनी बात पूरी करिए। उससे प्रेरित होकर वो इनके आदर्श हैं, उससे प्रेरित होकर ये देश में हर चीज पे प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उसको माहौल बनाते हैं। गुजरात में आपके विधायकों ने क्या कहा था सर? मुसलमान ही देश को बचा सकते हैं, देश पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ये कुछ भी करेंगे। ठीक है, गीता जिहाद है, बात नहीं करेंगे, संसद गिनवाओ क्या बयान सर? नहीं करेंगे, सैफरन टेररिज्म की बात किसने कही थी? लेकिन अपने एजेंडे पे बात करेंगे। चाइना ने सबसे ज्यादा पैसा नहीं चीन पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ सर, एकदम अजय वर्मा घुमाएंगे, मैं दूसरे गेस्ट पर चला जाऊंगा तुरंत। चीन पर बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम चीन पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं मुझसे मत पूछिए सर, यहाँ पूछने का काम मेरा है, जवाब देने का काम आपका है। आप पूछिए, तो बेहतर है कि सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आप पूछिए ना। नहीं 10 बार पूछ दिया सर, चलिए। नहीं आप जवाब नहीं देंगे। हर्षवर्धन जी गोल गोल घुमाएंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे। ये लंबी फहरिस्त है सर, जितने लोगों के मैंने नाम गिरा दिए, इनसे 10 गुना ज्यादा नाम आपको याद होंगे। बार बार चुनाव की बातचीत आती है, इन्हें पता है 2014 2019 से पहले भी यही बात हुई, अब 2024 से पहले फिर से एक माहौल बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान गाय हिजाब। देखिए राकेश जी, इस बहस पर मैं एक ही बात कहूंगा। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर बताया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी की पीड़ा क्या है, लेकिन मूल बात यहाँ क्या है? मूल बात ये कि जो लोग बरसों बरस भारत में राजनीति करते हुए सत्ता में रहे, जिन लोगों के समय में सर्वाधिक दंगे होते रहे, जिन लोगों के समय में मुसलमान हिंदू सड़क पर सामने खड़ा रहा, वो आज इस तरह की बात क्यों बोल रहे हैं? और दुर्भाग्य से जो इस्लामिक स्कॉलर भी होते हैं या जो दूसरे लोग होते हैं, वो भी कहते हैं ना कि घुमा के कान पकड़ते हैं। वो अब्दुल बारी सिद्दीकी को तो अतीकुर रहमान कह रहे हैं, लेकिन लगे हाथ ये भी कह रहे हैं बड़ा बुरा हो रहा है। कोई तुलनात्मक एक आंकड़ा देने की स्थिति में नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, मैं चुप होता हूं और अतीकुर रहमान से मैं सवाल पूछता हूं और किसी से नहीं पूछ रहा हूं। अतीकुर रहमान बताएं कि पहले के मुकाबले में अब कौन सा ऐसा आंकड़ा, कौन सा ऐसा तथ्य, कौन सी ऐसी घटना हुई जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं सुना जा रहा है, कोई भी संवैधानिक चीजें नहीं चल रही। क्या लोकतंत्र में अगर कोई मजबूत सरकार है तो सिर्फ इसलिए आप उसका विरोध करें क्योंकि आपके मन की सरकार नहीं? ठीक है, जवाब अतीकुर रहमान जी। जी हर्षवर्धन जी सुन लीजिए, हमारे स्कूल में जब इनडिसिप्लिन बढ़ जाता था तो मॉनिटर जो रियल होता था उसको हटा के जो सबसे ज्यादा दंगाई स्टूडेंट है उसी को मॉनिटर बनाया जाता था, और वही देश में आज बीजेपी की हालत है। बहुत ही खराब स्कूल। हाँ बहुत खराब था साहब, बहुत खराब था आपकी सरकार। नहीं एक मिनट, लेकिन मेरा बड़ा प्रिय स्कूल था, होने लगा मेरा बड़ा प्रिय स्कूल था। एक मिनट हर्षवर्धन जी आप इनकी बात का जवाब दीजिएगा। हर्षवर्धन जी 1 मिनट आप इनकी बात का जवाब दीजिएगा। सर अतीकुर रहमान साहब, आपने क्या कहा? जो सबसे बड़ा दंगाई है उसे मॉनिटर बना दिया गया है, कहना क्या चाहते हैं? यस कहना क्या चाहते हैं सर, खुलकर कहिए। आरएसएस की संरक्षा के अंदर बीजेपी की जो सरकार चल रही है, नहीं सर एकदम खुलकर खेलिए, बल्कि देश खुलकर खेलिए। अतीकुर रहमान साहब नाम लेकर खुलकर खेलिए। हाँ खुल के, एकदम खुल के। बीजेपी सरकार लेड बाय आरएसएस कौन सबसे बड़ा दंगाई है? नहीं नाम लीजिए सर, कौन सबसे बड़ा दंगाई है, और फैक्ट के साथ नाम लीजिएगा सर, बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं। बीजेपी की सरकार नहीं मॉनिटर कौन है सर इस देश में? मॉनिटर इस देश के फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है सर, और देश की अदालतों ने उन्हें बता दूं बेदाग साबित किया है, इसलिए बिल्कुल अनर्गल बातें मत करिए। प्रधानमंत्री लेड बाय आरएसएस। नहीं आरएसएस सारी बातें कोर्ट में बेदाग साबित हो चुकी हैं, आपके सारे आरोप धरे के धरे रह गए, सारी आपकी याचिकाएं खारिज हो गई। हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं कासमी साहब का रुख करूंगा, समय ज्यादा नहीं है। ठीक है देखिए राकेश जी, मैं यही कह रहा हूं, मैंने सवाल पूछा, उसके जवाब में अतीकुर रहमान के मन में जो जहर था वो सामने आ गया। बिल्कुल कोई तथ्य नहीं बता पाए, और हम तो ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़े। स्कूल में अगर कोई क्लास में इनडिसिप्लिन है तो ज्यादा डिसिप्लिन करने वाला कोई होगा, वो मॉनिटर बनेगा। ये बच्चे भी तो अब स्कूल में जाते होंगे आपके सर, ऐसे स्कूलों में मत डालिए जहां कोई क्लास मॉनिटर अगर न संभाल पाए तो वहां किसी गुंडा बदमाश या किसी दंगाई को क्लास मॉनिटर बना दें।
बड़ा खराब है ये। और इस तरह से बोलते हुए आप जब उदाहरण की तुलना करते हैं तो साफ दिखता है कि आपके मन में जो जहर है, जो गिला है, वो बोल रही है। आप तथ्य के साथ, तर्क के साथ कुछ भी नहीं बोल रहे। ये उसी तरह से खराब है जैसे वक्त इतना ही है। एक बड़ी खबर आ रही है सर, वक्त इतना ही है। कासमी साहब, मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। ये तय है कि इस देश में एक माहौल बनाया जा रहा है और ये डर बनाने की कोशिश हो रही है मोदी और बीजेपी के खिलाफ, और उसी लिए शायद अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये बयान।